बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पल्प डिजीज़ के बारे में एक डीप डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी मैं इसके ऊपर एक डीपली लेक्चर दे चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा मज़ीद इसको पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास पल्प की डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिजीज़ ऑफ पल्प में कि इसका स्क्वेले कौन सा है। पल्प डिजीज़ का स्क्वेले कौन सा है। हमारे पास नॉर्मल पल्प है। नॉर्मल पल्प पर जब कोई भी नॉक्शियस स्टिमुलाई अटैक करता है, तो जब इसके ऊपर नॉक्शियस स्टिमुलाई अटैक करता है तो उसकी वजह से सबसे पहले पहले जो पल्प के अंदर तब्दीली आती है वो होती है रिवर्सिबल पल्पाइटिस की। पल्प, आपको पता है कि हमारे पास एक सॉफ्ट टिश्यू है, और आइटिस का मतलब होता है कि उसकी जब इन्फ्लेमेशन हो जाए। ठीक है। तो ये जो इन्फ्लेमेशन होती है पल्प की, रिवर्सिबल रिवर्सिबल बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं जो कि दोबारा ठीक हो सकती हो, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ सकती हो। ठीक है। तो रिवर्सिबल पल्पाइटिस कब वापस दोबारा नॉर्मल पल्प में हो सकती है? जब इससे स्टिमुलाई को रिमूव किया जाएगा। जैसे स्टिमुलाई को रिमूव करेंगे तो ये अपनी नॉर्मल पल्प की तरफ चली जाएगी। उसके बाद अगर ये रिवर्सिबल पल्पाइटिस, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, इसका स्टिमुलाई रिमूव ना किया जाए, तो फिर ये काज करती है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का मतलब ये होता है कि पल्प का वो इन्फेक्शन जिसको ठीक, मतलब कि उसको अगर ठीक भी कर दें तो पल्प अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं आ सकती, मतलब कि डैमेज हैज़ बीन डन। इसका मतलब ये होगा। ठीक है। तो इसी तरह अब ये जो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है हमारे पास, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में हमारे पास सबसे पहले क्रोनिक हाइपर प्लास्टिक पल्पाइटिस भी होता है, जिसको पल्प पॉलिप भी आप कह सकते हैं। इसकी पिक्चर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्या है? ये वाली पिक्चर, ये हमारे पास है पल्प पॉलिप या क्रोनिक हाइपर प्लास्टिक पल्प की। ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से पिक्चर है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सिम्प्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस दो तरह की होती है। एक में सिम्प्टोमेटिक होती है, यानी कि उसमें सिम्टम्स नज़र आते हैं, वो जो दांत होता है या वो जो पल्प होती है वो सिम्टम्स शो करती है। ठीक है। उसमें ठंडा गर्म लगता है या उसमें पेन हो जाता है। ठीक है। जब पेशेंट जो है सोने के लिए लेटता है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा उसको पेन हो जाता है, जिसको नाइट पेन बोला जाता है। ठीक है। रिवर्सिबल पल्पाइटिस एसिम्प्टोमेटिक भी होती है, मतलब जो दांत होता है वो नेचुरली तौर पर डैमेज हो चुका होता है, बट अभी तक उसने कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया होता। ठीक है। वो फिर आगे फर्दर टेस्ट करने पे पता चलता है कि ये जो पल्पाइटिस है, ये जो पल्प है, वो इरिवर्सिबल हो चुकी है, बट वो है एसिम्प्टोमेटिक। और इंटरनल रिजॉर्प्शन, दांत के अंदर, मतलब रूट के अंदर जो है, या दांत की जो मुकम्मल स्ट्रक्चर है उसके अंदर किसी न किसी जगह पे रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी, अंदर ही इंटरनली रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिला के फिर क्या बनाती हैं? अगर इनको भी ट्रीट ना किया जाए, मतलब अगर क्रोनिक हाइपर प्लास्टिक पल्प है, पल्पाइटिस है, सिम्प्टोमेटिक इरिवर्सिबल है या एसिम्प्टोमेटिक है या इंटरनल रिजॉर्प्शन है, जो भी है, अगर तो हमने उसको ठीक नहीं किया, वो पल्प नेक्रोसिस की तरफ चला जाएगा। ठीक है। इसी तरह जो स्टिमुलाई काजिंग डी जनरेशन पल्प चेंजेस, वो स्टिमुलाई जो कि पल्प के अंदर डी जनरेशन काज करते हैं, उनकी वजह से क्या हो सकता है? उनकी वजह से कैल्सिफिक डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है या कैल्सिफिक मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे पास उसकी पिक्चर्स हैं। ये हमारे पास इंटरनल, ये जो है हमारे पास यहाँ पे ये इंटरनल रिजॉर्प्शन है, और इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास पल्प पॉलिप है, हाइपरप्लास्टिक जो हमारे पास पल्प है। ठीक है। ये रेडियोग्राफी के लिए कुछ इस तरह से नजर आएगी, और क्लिनिकली आपको ओरल कैविटी के अंदर इस तरह से नजर आएगी। उसके बाद हमारे पास है रिवर्सिबल पल्पाइटिस। क्योंकि हमने इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल को पढ़ना है, तो सबसे पहले हम डिजीज ऑफ द पल्प में रिवर्सिबल पल्पाइटिस को पढ़ लेते हैं। रिवर्सिबल पल्पाइटिस जो है, ये पल्प का मिल्ड टू मॉडरेट इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होता है, मिल्ड टू मॉडरेट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है पल्प की। ठीक है। ये जो है बेसिकली नॉक्शियस स्टिमुलाई की वजह से प्रोड्यूस होती है, ये जो मिल्ड टू मॉडरेट कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है कि ये जो पल्प होती है ना, ये एक्सपोज हो जाती है, मतलब पल्प जो है ना उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है इसका। लेकिन जैसे ही हम इस स्टिमुलाई को रिमूव करते हैं तो ये जो पल्प होती है ये दोबारा अपनी जो ओरिजिनल हालत है उसमें वापस आ सकती है। ठीक है। अब इस रिवर्सिबल पल्पाइटिस की हमारे पास इटियोलॉजी है। ठीक है। काजेज है। तो इटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ट्रामा आता है।
ट्रामा में जो है ना ब्लो या कोई डिस्टर्ब्ड ऑक्लूजल रिलेशन की वजह से भी जो है ना ये ट्रामा हो सकता है, या कभी कभार लड़ाई के दौरान आपको मुक्का लग जाता है, या एक्सीडेंट हो जाता है, दांत के ऊपर कोई जो है ना चोट लग जाती है, तो इस वजह से ये ट्रामा इसकी एक रिवर्सिबल प्रोपर्टीज की एक काज है। पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है इसका क्राउन डैमेज है, ठीक है। थर्मल शॉक की वजह से भी ये हो सकता है, एक्सेसिव डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये हो सकता है, केमिकल इरिटेशन की वजह से हो सकता है। केमिकल इरिटेशन में स्वीट या सोर फूड ज़्यादा लेने से जो है ना ये फिर रिवर्सिबल पल्पाइटिस जो है वो हो सकती है। गैल्वानिज्म जो है, अगर कोई मेटेलिक रेस्टोरेशन है तो उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से पल्प जो है वो फिर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और अगर एक्सेसिव आर्थोडोंटिक फोर्सेस आपने लगाए, नॉर्मल से ज़्यादा किसी दांत को मूवमेंट दे दी है या उसके ऊपर फोर्स लगा दिया है, तो वो डायरेक्टली फिर इफेक्ट करती है आपकी पल्प के ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास उसकी कुछ सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो सिम्टम्स में हमारे पास रिवर्सिबल पल्पाइटिस का जो पेन होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। और ये जो पेन होता है, जैसे ही इसके ऊपर कोई स्टिमुलाई आएगी तो ये फौरन जो है ना पेन करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन जैसे ही इससे स्टिमुलाई निकाली जाएगी, रिमूव की जाएगी, तो इसका पेन ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा। मोस्ट ऑफन ब्रॉट ऑन बाय कोल्ड देन हॉट फूड आर बेवरेजेस एंड बाय कोल्ड एयर। इसमें आपको ज़्यादातर पेशेंट ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि उसको ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है, गर्म की निस्बत उसको ठंडी फूड या ठंडा कोई जो है ना बेवरेज वगैरह या कोल्ड एयर उसको लग रही है, तो ये उसकी सिम्टम्स होगी, ठंडा ठंडा उसको लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल प्रोपाइटस। अब उसकी डायग्नोसिस हम किस तरह से करेंगे? डायग्नोसिस जो है, हम सबसे पहले तो उसका पेन देखेंगे, पेशेंट से पेन पूछेंगे कि उसको पेन किस तरह का है। वो आपको बताएगा कि जो पेन है वो शार्प है, लेकिन कुछ सेकंड्स तक के लिए रहता है, और फिर वो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है जैसे ही जो है उससे ठंडा रिमूव होता है, या जो भी स्टिमुला है उससे जैसे ही रिमूव होती है दांत से तो फ़ौरन उसका जो दर्द होता है वो भी रिमूव हो जाता है उस स्टिमुला के साथ साथ, के साथ रिमूव होने के साथ साथ, ठीक है। इसी तरह वो कहता है कि जब मैं कोई ठंडी चीज़ खाता हूँ, कोई मीठी चीज़ खाता हूँ, या कोई खट्टा लेता हूँ, तो उसकी वजह से भी पेन हो जाता है। बाज़-औक़ात पेन जो होता है ये बहुत क्रोनिक भी हो जाता है, और ये जो है ना कुछ हफ्तों के लिए और कुछ महीनों तक के लिए भी जा सकता है, वो आपके स्टिमुलाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वो क्रोनिक हो जाता है तो फिर वो वीक्स या इवन मंथ्स तक भी जा सकता है। विजुअल एग्जामिनेशन में और हिस्ट्री में हमने क्या चीज़ लेनी है? सबसे पहले तो हमने डेंटल कैरीज को देखना है, फिर उसके बाद अगर उसकी रेस्टोरेशन वगैरह को देखना है, अगर कोई फ्रैक्चर आ गया है या ट्रॉमेटिक कोई ओक्लूजन है, रिलेशन है, तो उसको हम एग्जामिन करेंगे। फिर उसके बाद अगर उसने कोई पास्ट में ही डेंटल ट्रीटमेंट, अगर कोई उसकी हिस्ट्री है, या उसका कोई सब्जेक्टिव सिम्टम्स की कोई हिस्ट्री है, तो फिर हम उसको भी साथ में इन्वॉल्व करेंगे। अब है परकशन। ये जो याद रखिएगा रिवर्सिबल पल्पाइटस होता है ना, इसके जो हम टेस्ट करते हैं, ये जो परकशन है, टीटीपी जो टेस्ट होते हैं अमूमन, ये आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा। इसमें जो आपका पेशेंट होता है वो परकशन, पल्पेशन या मोबिलिटी का जो टेस्ट होता है उसमें वो नॉर्मली ही रिएक्ट करता है, जिस तरह नॉर्मल एक आम पेशेंट के दांत होते हैं, मतलब नॉर्मल एक बंदे के दांत होते हैं, तो वो नॉर्मली ही रिएक्ट करेगा। रेडियोग्राफिकली भी आपको पेरियापिकल टिश्यूज नॉर्मल नज़र आएंगे रेडियोग्राफ के ऊपर, ठीक है, कोई किसी किस्म का उसमें कोई डैमेज नज़र नहीं आएगा आपको। ये रिवर्सिबल की बात कर रहा हूँ। हाँ, विटेलिटी टेस्ट किया जाता है। विटेलिटी टेस्ट में क्या होता है कि हाइपर अल्जेसिक पल्प रिस्पॉन्ड्स मोर रेडियली टू कोल्ड स्टिमुलेशन देन द नॉर्मल टीथ। इसमें ये होता है कि इसमें फिर जो है ना कोल्ड टेस्ट परफॉर्म इसमें किया जाता है, या इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट जो है इसमें दिया जाता है, तब जाके पता चलता है कि इसकी जो ये जो पल्प है वो रिवर्सिबल लेवल तक जो है फिलहाल तक इन्फ्लेम्ड है, फिर उसको सेट किया जाता है। अब है इसकी हिस्टोपैथोलॉजी। रिवर्सिबल पल्पाइटस मे रेंज फ्रॉम hyperemia to mild to moderate inflammatory changes limited to the area of the involved dentinal tubules, ठीक है। तो हिस्टोलॉजिकल चेंजेस में हम देखते हैं, हिस्टोलॉजिकल चेंजेस में इसमें जो है ना रेपरेटिव डेंटिन बेसिकली जब भी कोई स्टिमुलाए दांत के ऊपर इफेक्ट करता है, डेंटिन के ऊपर कोई इफेक्ट करता है, टारगेट करता है, तो फिर ये जो रेपरेटिव डेंटिन होती है ये दोबारा उसके ऊपर उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि डेंटिन के इस पोर्शन के ऊपर जो है ना कोई चेंजिंग ज़रूर हुई है, तो ये रेपरेटिव डेंटिन का काम है। ओडोंटोब्लास्ट के अंदर डिस्ट्रप्शन हो सकती है, ओडोंटोब्लास्ट वहाँ पे जो है ना डिस्टर्ब हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स डायलेट आपको नजर आएंगे, एक्स्ट्रा विसेशन ऑफ एडिमा फ्लूइड एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम इरिवर्सिबल पल्पाइटस। इरिवर्सिबल पल्पाइटस से इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। क्यों? वजह ये है बिकॉज
बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स सिम्टम्स ऑफ शार्प ऑनसेट ऑफ द पेन लास्टिंग फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। जो रिवर्सिबल पल्पाइटस होता है उसका जो पेन होता है वो सिर्फ चंद सेकंड्स तक के लिए होता है। वो अचानक से होगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। वो कब ख़त्म होगा? जैसे ही उसके ऊपर से स्टिमुलाई रिमूव किया जाएगा। जबकि जो इरिवर्सिबल पल्पाइटस होता है उसके केस में ऐसा नहीं होता, उसमें पेशेंट को लग पता जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट डायग्नोसिस में फिर हमारे पास थर्मल टेस्ट जो होते हैं ये यूजफुल होते हैं इन लोकेटिंग द अफेक्टेड टूथ एज रिवर्सिबल पल्पाइटिस रिस्पॉन्ड्स रेडियली टू कोल्ड। क्योंकि जो थर्मल टेस्ट होता है ये बेसिकली इसलिए परफॉर्म किया जाता है कि ये जो रिवर्सिबल पल्पाइटिस वाले दांत होते हैं वो कोल्ड ठंडे को ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं बनिस्बत गर्म के। ठीक है, तो ये आपने लाजमी याद रखनी है कि जो भी आपके पास पेशेंट आता है वो बोलता है कि मुझे ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है या गर्म लग रहा है या मुझे मीठा बहुत ज़्यादा लग रहा है, शोर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसको रिवर्सिबल पल्पाइटिस हो रहा है या हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद आपने कुछ टेस्ट्स परफॉर्म करने हैं और टेस्ट के बाद आप जो है फिर इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट इज एन एक्सीलेंट कोरोबोरेटिंग टेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट जो होता है ये एक बड़ा ही एक एक्सीलेंट टेस्ट है इस चीज़ को डायग्नोज करने में। फिर उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट याद रखिएगा, सबसे पहला जो काम होता है वो होता है प्रिवेंशन। अब वो प्रिवेंशन जो है वो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। रिवर्सिबल पल्पाइटिस की प्रिवेंशन हम उसके स्टिमुलाई से करवाएंगे कि जिस जिस स्टिमुलाई से ये रिवर्सिबल पल्पाइटिस हो रही है आप उसको यूज़ नहीं करें या उसे आप अवॉइड करें या उसे प्रिवेंट करें खुद को। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करते हैं इसमें कि जो हमारे पास स्टिमुलाई होता है इसको रिमूव कर देते हैं वहाँ से, उसकी प्रिवेंशन कर देते हैं। पीरियोडिक केयर उसको देते हैं ताकि कैरीज की डेवलपमेंट से रोका जा सके उसको। ठीक है, अर्ली रेस्टोरेशन उसको दी जाती है अगर कैविटी डेवलप्ड है। मिसाल के तौर पर अगर उसमें कोई कैविटी इन्वॉल्व है या कैविटी बन चुकी है तो कैरीज को वहाँ से अच्छे तरीके से रिमूव करके उसमें रेस्टोरेशन कर देंगे, उसको फिल कर देंगे, उसको भर देंगे। और फिलिंग करने से पहले आपने एक काम करना होगा, रेस्टोरेशन लगाने से पहले आपने कैविटी जो बनाई होगी यानी कि जो अर्ली रेस्टोरेशन जिसमें आपने हमने ऊपर बात की, तो उसमें आपने उस कैविटी के अंदर जो है ना कोई बेस लगा देनी है सीमेंट की या किसी मटेरियल की। ठीक है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि वो फर्दर जो है डेंटल कैरीज के प्रोसेस को प्रिवेंट करता है, उसको आगे फैलने नहीं देता। ठीक है, तो केयर इन कैविटी प्रिपरेशन एंड पॉलिशिंग वंस द सिम्टम्स हैज़ सबसाइडेड। जब आपने सिम्टम्स वगैरह रिमूव कर दी, सब कुछ उसको ओके कर दिया है, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना होगा? जब आपने उसको सिम्टम्स वगैरह को सब कुछ को रिमूव कर दिया तो आपका नेक्स्ट काम ये है कि आपने दांत का जो आपका टूथ है उसको आपने टेस्ट करना होगा, यानी कि उसका विटेलिटी टेस्ट चेक करना होगा ताकि आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये जो पल्प है क्या ये नेक्रोज तो नहीं हो चुकी। उसके बाद हमारे पास है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस में हमारे पास फेवरेबल इफ़ द इरिटेंट इज़ रिमूव्ड अर्ली इनफ। जितना जल्दी हो सके आप इरिटेंट स्टिमुलाई को रिमूव करें, अदरवाइज कंडीशन में डिवेल्प इनटू इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। वरना फिर वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह जो हमारा पार्ट 2 होगा उसको हम नेक्स्ट पार्ट में जो है ना डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम इरिवर्सिबल पल्पाइटिस को डीपली देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।